सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स की। कल हमने कॉन्सेप्ट्स को देखा था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे, क्लास 10th वाले भी थे, और एक बार हमने उन्हें रिफ्रेश किया था सारे कॉन्सेप्ट्स को, और कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे भी हमने देखा था। और आज बात करेंगे जेईई मेन 2020 में इन क्वेश्चंस, रे ऑप्टिक्स के जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में। तो किसी को कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और अदरवाइज हम शुरू कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स जो जेईई मेंस 2020 में आए हैं। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल रहा आपकी स्क्रीन पे, और मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए न्यूमेरिकल। अ स्फेरिकल मिरर इज ऑब्टेन्ड एज शोन इन द फिगर फ्रॉम अ हॉलो ग्लास स्फेयर। ये आपको मिरर दिखाया गया बेटा, ये रहा आपका मिरर। फाइन। इफ एन ऑब्जेक्ट इज पोजिशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, what will be the nature and magnification of the image of the object? क्या बात है, क्लास 10th का क्वेश्चन। जरा एक चीज देख लें बेटा, ये आपका ओरिजिन और ये आपका सेंटर, सबको क्लियर हो रहा है? हाँ जी। तो यहां से आप क्लियरली लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज -8 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर -8 आ गया, तो फोकल लेंथ आपकी -4 सेंटीमीटर ये आपकी आ गई। ओके, आपको कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं, बस आपको ये देखना है कि आपका ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड है। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। क्लियर है? अच्छा जी, अब जब ये बियॉन्ड सी होता है तो जल्दीबाजी मत कीजिएगा। बियॉन्ड सी होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा होता है, तो इमेज कहां बनती है? हाँ जी, इमेज बनती है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज इज बिटवीन एफ एंड सी। ये समझ में आया? यहां कहीं पे बनेगी इमेज बेटा। क्लियर है? तो एक चीज यहां पे आपको क्लियरली दिख रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ v इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ u। ये समझ में आ गया? अगर आपको नेचर और वो याद होता तो आपको पता है ये रियल थी, ये इन्वर्टेड थी, दो चीजें तो ये हो गई। क्लियर है? रियल है, इन्वर्टेड है, लेकिन बेटा जैसे ही आपने देखा v u से छोटा है तो ये डिमिनिश्ड है। अब यहां पर डिमिनिश्ड टर्म नहीं लिखा हुआ है, यहां मैग्निफाइड और अनमैग्निफाइड लिखा हुआ है, तो आपका आंसर कौन सा होना चाहिए? सी होगा बेटा। बड़ी नहीं बनेगी इमेज, छोटी बनेगी, क्योंकि v u से कम है। दिस इज योर u। ये देखिए ना बेटा, ये आपका u रहा, ये आपका u है, और ये आपका v है। इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से कम है। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो आपका मैग्निफिकेशन 1 से कम आएगा। सिमिलर ट्रायंगल देख लीजिए। क्लियर? हाँ जी। अब होता क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस में हम जल्दीबाजी में कुछ गड़बड़ कराते हैं, इसमें गलती होनी नहीं चाहिए। क्लास 10th का क्वेश्चन है, और क्लास 10 का भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, और जेईई मेंस में 4 मार्क्स में आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन हमारा रहा ये, when an object is kept at a distance of 30 centimeter from concave mirror, the image is formed at a distance of 10 centimeter. अच्छा, u और v दे दिया आपको। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u दिया हुआ है, मैं साइन की बात नहीं कर रहा हूं, और ये आपका v दिया हुआ है। क्लियर है?
If the object is moved with a speed of 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके, v ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, velocity of object is 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, the speed with which image moves at that instant is. अब देखिए यहां पर एक assumption होता है, जब भी आपको ये मेंशन नहीं किया गया कि ये पार्टिकल या ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो आप इसको ले लेंगे अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, ये ध्यान रखिएगा, अदरवाइज मेंशन किया जाएगा। आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, वैसे स्पीड की बात कही है इसने, तो परेशान मत होइएगा कि डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है। तो मैं यहां पे ये लिख दे रहा हूं 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ये मूव कर रहा है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट आपको गिवन है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। अब अगर आपको याद हो तो एक लाइन में आंसर आएगा, देख लीजिएगा। हमने आपसे कहा था वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ या ना? ओके, तो भाई देख लीजिए आंसर क्या आ रहा है। बिल्कुल, यहां पे आप माइनस लिखेंगे, m जो आपका हो जाएगा माइनस v बाई, होता है स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। v कितना है 10 बाय 30 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये आपकी वेलोसिटी ऑफ इमेज आपकी हो गई। बिल्कुल सही, देखिए आप लोगों के आंसर भी आ गए, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये आपका 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यस, जेईई मेंस का क्वेश्चन है बेटा, ऐसा थोड़ी है कि एक लाइन में नहीं होते क्वेश्चन, मैंने पहले भी आपसे कहा था बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं। लिमिटेड बता रहा हूं आपको, 1-1.5 घंटे में मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर दिए, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहां पे फिल आपको करना था तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1, ठीक है। हाँ, 2 टाइप के क्वेश्चंस आप सबको पता है, लेकिन एक बार बता देता हूं, या तो आपके पास आएंगे मोर देन या मल्टीपल चॉइस जिसे आप कहते हैं ना, नहीं माइनस का ऑप्शन ही नहीं है बेटा, यहां देखिए ना, स्पीड पूछा है तो माइनस क्यों लिखेंगे, स्पीड कहां नेगेटिव होती है, तो आपको केवल 1 लिखना है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, माइनस नहीं लिखेंगे आप, माइनस जो है वो साइन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, या तो थर्ड क्वेश्चन पे आ रहे हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन एयर is in front of the curved surface of a plano convex lens, ये ध्यान रखिएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आप 2 तरह से बना सकते हैं, हाँ ऐसे भी रख सकते हैं, और आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसे ऐसे रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व्ड सरफेस आपको दिया हुआ है, ये 30 सेंटीमीटर है, आर इसका 30 दिया हुआ है, ओके वेरी गुड। और कुछ दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है। ओ यार, फोकल लेंथ पूछी हुई है बोर्ड में आधे नंबर में ना ये क्वेश्चन, हाँ फॉर्मूला बेस्ड है, सीधे सीधे 1/f इज इक्वल टू ANG-1 1/R1-1/R2, यही था फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, ओके, और R1 एंड R2 विद साइन। तो बस आपको चेक करना है भाई हमारे R1 और R2 क्या है, ठीक है। अब मैं केस 1 ले रहा हूं, दोनों से मैं आपको दिखा दूंगा एक ही आएगा आंसर। R1 इज इक्वल टू, ओके, इसका सेंटर इधर होगा तो +30, और R2 आपका हो गया इनफाइनाइट, प्लेन है ना, ये प्लेन है बेटा, तो प्लेन का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, बस आंसर आ गया आपका 1/f इज इक्वल टू 1.5 - 1
ओके 1/r1 यानी 1/30 सेंटीमीटर माइनस 0 लिख दूं 1/∞। ओके तो यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5/30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/f। इट इंप्लाइज दैट f इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर आ गया बेटा, और यहां पर आपको सिर्फ 60 लिखना था क्योंकि ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। ठीक है, इसका आंसर आपको वहां इंटीजर वैल्यू पुट करनी थी, तो 6060 आपको वहां पे लिखना था। हाँ बेटा, ये बोर्ड में 1 मार्क में है, बोर्ड में 1 मार्क से ज्यादा की औकात नहीं है इसकी। गेटिंग माय पॉइंट? कंपटीशन में जेई मेंस 2020 में ये 4 मार्क्स में आया है, उसके बाद भी लोग कहते हैं सर फिजिक्स का पेपर टफ था। अरे कहां टफ है यार, बिल्कुल बिल्कुल आपको वहां पे आंख नाक कान सब खुले रखने पड़ेंगे और सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है, 22 23 कहीं जाते नहीं, 25 में से बड़े आराम से हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे नोट कीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ थिन लेंस मेड ऑफ ग्लास, refractive index 1.5 of focal length f is equal to 16 centimeter is immersed in a liquid of refractive index 1.42. If its focal length in liquid is FL, then the ratio of FL by F is closest to the integer. Okay, तो अगेन लेंस मेकर्स फॉर्मूला में ये वो कॉन्सेप्ट है जब आप किसी लेंस को उठा के किसी लिक्विड में डाल देते हैं। तो भाई देख लेते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला था 1/f, वो हमारा था पहले ANG-1। लेट से हमने कहा कि इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 हैं। ओके हाँ, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम अभी उसे R1 माइनस R2 लिख दे रहे हैं। प्लस माइनस डालने की जरूरत आपको अभी नहीं है क्योंकि दोनों जगह सेम आएगा। सेम लेंस को आपने डाल दिया 1/f लिक्विड में। 1/f लिक्विड आपका हो गया लिक्विड इन ग्लास -1, 1/r1 माइनस 1/r2। ये समझ में आया? अरे भाई ग्लास का लेंस जब आप उसे किसी लिक्विड में डालेंगे तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ी चेंज हो जाएगा। ठीक है, यस। तो अब देखिए इन दोनों को जरा डिवाइड कर देते हैं। एक इक्वेशन ये आई थी, दूसरी इक्वेशन ये आई थी, दोनों को डिवाइड कर दिया। अगर आपने डिवाइड किया तो आपको मिला FL बाय F इज इक्वल टू, ये तो निकालना था, है ना? हाँ, FL बाय F आपको निकालना था। तो ये कितना आया? 1.5 माइनस 1 अपॉन, बिल्कुल यहां पे कैसे लिखेंगे, n ग्लास बाय n लिक्विड माइनस 1 ऐसे लिखेंगे। बस यही चीज ध्यान रखनी क्योंकि ये तो आपका कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेटा 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5 बाय 1.42 माइनस 1, और इसको सॉल्व करें तो ये आपका जाएगा 0.5 इंटू 1.42 डिवाइडेड बाय 1.5 माइनस 1.42 दैट इज 0.08। क्या कुछ ऐसा बन रहा है? चेक कर लीजिए। ओके अब इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 142/8, और ये मेरा आ गया 142/16, और 16 9s are 44, so approximately 9 है कोई ऑप्शन? यस, देयर इज एन ऑप्शन 9। ये रहा आपका 9 ऑप्शन। हाँ बिल्कुल, आप कैलकुलेशन अपने पास चेक कर लीजिए, आराम से चेक कीजिए इसको, देखिए ये आ रहा है नहीं आ रहा है, और इजी क्वेश्चंस में से है अगेन। बस ध्यान क्या रखना है, ये यहां पर NG/NL,
प्लीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप 1 by फोकल लेंथ इन एनी मीडियम लिखेंगे तो मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास -1, 1/R1 -1/R2, R1 R2 विद साइन होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स, क्योंकि जो पहले था वही दूसरी बार भी है। अगर आप प्लस माइनस डालेंगे भी तो ये जो आपके दिख रहे हैं ना, ये दिस एंड दिस, इनके साइन सेम रहने, ये कैंसिल ही हो जाने, इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे कॉन्वेक्स मान रहे हैं या कॉनकेव मान रहे हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ मीडियम फॉर अ स्पेसिफिक वेवलेंथ if the medium has relative permittivity 3 and relative permeability 4/3 for this particular wavelength will be। दो चीजों को मिक्स किया बेटा, एक तो आपका क्रिटिकल एंगल और एक रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग में जोर डालें तो आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला था साइन सी इज इक्वल टू 1/n था। हाँ, जब भी आपको मेंशन नहीं किया जाता तो फर्स्ट मीडियम को आप एयर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर एक ही मीडियम की बात हो रही है, दूसरे मीडियम की बात नहीं हो रही, तो आपने जो है 1/n ले लिया। अब भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए दूसरा फॉर्मूला था, आप सबको पता है, इनके साथ ये रिलेटेड है। यस, इसे आप वर्बली भी कर सकते हैं, बिल्कुल वर्बली आ गया। देखिए क्या बढ़िया आंसर दिया आपने, वेरी गुड बेटा। n इज इक्वल टू अंडर रूट एप्सिलॉन r म्यू r, तो n आपका आ गया 2, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और साइन c की वैल्यू आपकी आ गई 1/2, और इसने आपको दे दिया c इज इक्वल टू 30 डिग्री। कितना टाइम लगा? और लाइनें देखिए, हाँ मैं तो एक एक चीज समझा रहा हूं तब ये है। अगेन ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में, समझ रहे हैं आप? यस, 4 मार्क्स में क्वेश्चन है ये, जेई मींस 2020 में। ठीक है जी, तो एक और आसान क्वेश्चन। तो 5 इजी क्वेश्चंस हम देख चुके हैं जो जेई मेंस 2020 में आए हैं। एक और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। अ डबल कॉन्वेक्स लेंस हैज पावर P and same radii of curvature R of both the surfaces. The radius of curvature of a surface of a plano-convex lens made of the same material with power 1.5 is। Okay, radius of curvature आपको निकालना है। जरा सी समझने की कोशिश करते हैं, पहले क्या गिवन है। आपको बेटा पावर P दी हुई है। अब आपको ये पता है P इज इक्वल टू 1/f होता है। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, n-1। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इन्होंने कहा है डबल कॉन्वेक्स लेंस, यानी ये है, और सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर ये रहा आपका, तो ये आपका आ जाएगा 1/r -1/-r। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, क्यों? बिकॉज R1 की वैल्यू +Ri और R2 की वैल्यू -R। तो आपका यहां से सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया P इज इक्वल टू n-1 इंटू 2/r। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, जो फर्स्ट लाइन इन्होंने दी हुई है ना, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस वाली। हाँ, अब वो कहता है भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स, तो बना देते हैं भाई, प्लेनो कॉन्वेक्स बना दीजिए। ये लीजिए, ऐसे बना दिया। ओहो, ये आर डैश है, ये प्लेन है, फाइन। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आर डैश हमने मान लिया, यही हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? पावर पी डैश, ये आपको गिवन है 1.5 p, दैट इज इक्वल टू, मटेरियल सेम रहा यानी n-1, 1/∞ माइनस 1/-r डैश। ये कितनों को समझ में आया भाई? ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है। R1 की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई और R2 की वैल्यू -R1 r डैश डैश, ठीक है। ओके, बस खत्म कहानी। 1.5 p की वैल्यू रख देते हैं, n-1 2/r
दैट इज इक्वल टू n-1 बाय r डैश। बस इतना करना था आपने और आपका आंसर आ गया। n-1 कैंसिल हो गया। बिल्कुल सही बात, देखिए आपका आंसर आ गया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, डी आंसर आ गया है। r डैश जो है वो आपका r/3। तो आप खुद देख सकते हैं कितनी इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। हाँ बेटा, मैं इतनी सब कहानी समझा रहा हूं, उसके बाद भी ये 2 मिनट से ज्यादा नहीं ले रहे, 3 मिनट से ज्यादा नहीं लेते। आप इसे रिदम में करने जाएंगे तो इट हार्डली टेक्स 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट, नॉट मोर देन दैट। और यही बात मैं आपको शुरू से समझा रहा हूं, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं। जब आप प्रेशर लेते हैं तो जो आपका 30 सेकेंड वाला क्वेश्चन होता है, या तो आप उसे गलत कर देते हैं या आप उसमें टाइम वेस्ट करते हैं। आप रिलैक्स होके जाइए कि हाँ मेरे पास बहुत टाइम है, मैं बड़े आराम से ये क्वेश्चन कर सकता हूं। ठीक है, बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एन ऑब्जर्वर कैन सी थ्रू अ स्मॉल होल ऑन द साइड ऑफ अ जार at a point at height of 15 सेंटीमीटर from the bottom। ओके, ये बेटा एक पॉइंट है बॉटम से 15 सेंटीमीटर पर, और यहां से आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। दैट मीन्स यहां से जो रे जा रही है वो बिल्कुल सीधे आपके पास आइस पे जा रही है। ठीक है, ऑब्वियसली और कहीं से अगर कोई रे आप ले जाएंगे, मान लीजिए यहां से कोई भी रे आप ले जाएंगे इस तरह से, तो ये आपकी आइस पे नहीं आएगी। ये देखिए, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बेस वाला दिखाई नहीं दे रहा होगा, आपको यही पॉइंट दिखाई देगा। ठीक है, रेड पॉइंट जो मैंने आपको दिखाया वो आपको दिखाई दे रहा। ओके, अब जरा सी में एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं जिससे आगे हमें समझने में इजी हो जाए। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक ओके, एक लाइन इस तरह से डिस्टेंस मेजर करने के लिए ना बेटा। हाँ, ये मैंने एक लाइन बना दी। ये लाइन 15 सेंटीमीटर हाइट पे है, ये आपको गिवन है। ओके, अब कहते हैं द होल इज एट अ हाइट ऑफ 45 सेंटीमीटर। ये आपको हाइट दी हुई है, ये टोटल हाइट आपकी 45 सेंटीमीटर है। और साथ में इन्होंने कहा है when the jar is filled with a liquid up to a height of 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर तक आपने इसमें लिक्विड फिल करना है, तो क्या होगा, आपको बॉटम ऑफ द जार भी दिखने लगेगा। ओके ओके, तो जरा देखें, इसमें लिक्विड फिल कर देते हैं। हाँ, लिक्विड कहां तक फिल करना है वो भी मैं आपको दिखा दूं। ये आपका 30 सेंटीमीटर लगभग यहां पे मान लेते हैं। ये बेटा मान लीजिए 30 सेंटीमीटर तक मैंने लिक्विड फिल कर दिया, तो यहां तक मैं लिक्विड फिल कर रहा हूं। अब जरा सी समझिएगा, अगर आपने इसका डायग्राम बना लिया ना, बस डायग्राम ही काफी होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपने इसे विजुलाइज कर लिया, देखिए मैं इसे इनलार्ज करके दिखा रहा हूं। अब जरा सोचिएगा, आपको ये वाला पॉइंट विजिबल हो चुका है, बॉटम का ना उसने, तो इसका मतलब यहां से जो रे जा रही होगी, देखिएगा रे कैसे जाएगी। हाँ, मैं इसको थोड़ा सा थिन बनाता हूं। ये रे जा रही बेटा मेरे पास, ये रे गई, और फिर ये आगे आपके आई पे इसी के थ्रू चले जाएगी, क्योंकि जाना तो यही, ये तो दिख ही रही है। ठीक है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए देखते हैं, यहां पे एक नॉर्मल बना लेते हैं। ये हमारा नॉर्मल हो गया, फाइन। चलिए एक चीज और देखें बेटा। हाँ, अब अगर आप देखें ना, ये वाला एंगल आपको दिख रहा होगा, ये एंगल 45 डिग्री है। क्यों? ये देखो, ये रेडियस 15 सेंटीमीटर दिया था, तो ये 30 है, और ये 30 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। क्लियर? हाँ, या ये आप कह सकते हैं ये भी 30 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। तो बिल्कुल ये वाला एंगल आपको मिल गया, ये एंगल आपका 45 डिग्री हो गया, ये एंगल भी 45 डिग्री हो गया। सारा खेल यहीं पे है। ओके, और अब अगर आप देखें तो ये एंगल आप मुझे बता सकते हैं, दिस इज एंगल आई। हाँ जी, सारा खेल यहीं पे है।
निकालना क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे रे जा रही है, स्नेल्स लॉ लगेगा, और स्नेल्स लॉ कहेगा, चलिए स्नेल्स लॉ लिख देते हैं। ओके, आई जो है n साइन आई इज इक्वल टू 1 साइन आर, यही तो मैंने आपको बताया था बेटा। हाँ, बड़े ध्यान से कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सोचिए सोचिए सोचिए। हाँ, टाइम दिया आपको, टाइम दिया बेटा। ओके, अब मैं आपको जरा से फिर से इनलार्ज करके दिखा रहा हूं बेटा, देखिएगा। हाँ, ये वाले पहले इस पे कंसेंट्रेट कीजिए जरा सी, 1 मिनट पे कलर डिफरेंट यूज कर लो, ये वाला इस पे कंसेंट्रेट कीजिए। ये आपका 15 है, तो ये भी तो 15 होगा, हाँ या ना? तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 10 आई की वैल्यू आपकी ये 15 है बेटा, और ये आपका 30 है, तो 15/30 आएगी, दैट इज 1/2। 10 आई आपका 1/2 आएगा, और ये बस यही खेल था पूरा, कि आपको साइन आई दिख नहीं रहा था, वहां पे आपको डायग्राम बना के उसे इमेजिन करना पड़ेगा। तो जब आप यहां पे देखेंगे तो आपके साइन आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आई आपका 1/2 आ रहा है, बिल्कुल सही बात, साइन आई की वैल्यू 1/√5 आ गई। किसी ने भेजा मुझे, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, यस, क्लियर। और यहीं से अगर आप देखें तो आपका n साइन आई की वैल्यू यहां पे मैं रख देता हूं, सॉरी 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 सॉरी, ये है आपका 1/√5 इज इक्वल टू साइन आर कितना हो गया? 1/√2। तो n की वैल्यू आपकी आ गई √5/2, दैट इज √2.5। क्लियर? अच्छा, 2.5 आपका 1.6 से थोड़ा कम होता है, तो 2.5 का अगर आप अंडर रूट निकालेंगे तो ये आपका 1.58 आ जाएगा। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है n/100 इज इक्वल टू 1.58, और आपको n की वैल्यू बतानी है, तो n आपका कितना आ गया? 158। यस, ये उन क्वेश्चंस में से था जो कई बार बड़ी इजीली क्लिक कर जाते हैं, कई बार ये समझ में नहीं आ रहा होता कि यार साइन आएगा कहां से, ठीक है। हाँ, और ऑप्शंस भी नहीं है भाई, 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता अगर तो ये बड़े आराम से सॉल्व हो जाता, लेकिन यहाँ पे आपको जो भी आपका निकल गया, अगर किसी ने 1/3 निकाला गलती से, तो उसका सारा आंसर कुछ अलग ही आ रहा होगा, और आपके पास चेक पॉइंट नहीं है कुछ, तो थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है। बट इंटरेस्टिंग बात ये कि इसमें नेगेटिव नहीं होता, तो जो भी आए वो लिख के, तो इन क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना होता बेटा, इनको करके आना होता कुछ ना कुछ, और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट करके आएंगे। ओके ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये ग्राफ बेस्ड है बेटा। एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेजुअली मूविंग अवे फ्रॉम द फोकल पॉइंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ओके, अलोंग द एक्सिस ऑफ द मिरर। अच्छा जी, the graphical representation of the magnitude of linear magnification versus distance of the object from the mirror x is correctly given by, okay, ग्राफ है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है भाई। अगर थोड़ा सा आपको ना 10th वाली चीजें अगर याद हो तब भी काम चल जाता है। ओके, आपसे कहा गया ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, यहां पे आपका फोकस है सपोज, और आपका ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है? अवे फ्रॉम द फोकल पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ द मिरर, तो ऐसे मूव कर रहा है बेटा। हाँ जी, ठीक है, आपको बताना है मैग्निफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले तो मैग्निफिकेशन जब फोकस पे होता है तो क्या होता है?
जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो यार इंफिनिटी पे इमेज बन रही होती है, बहुत बड़ी बन रही होती है, तो मैग्निफिकेशन व्हेन एट फोकस इज इनफाइनाइट। हाँ जी, तो अगर आप इसको देखें तो फोकस पे इनफाइनाइट ये वाला ग्राफ बन रहा है। यहां तो देखिए फोकस पे फाइनाइट दिखाया हुआ, यहां भी फोकस पे फाइनाइट दिखाया हुआ, यहां भी फोकस पे अरे ये तो खत्म हो गया एक ही बार में। समझ में आया? केवल एक आपने देखा कि मैग्निफिकेशन जब फोकस पे रखा हुआ है, दूसरा देखना चाहें और चेक कर सकते हैं बेटा। मैग्निफिकेशन एट 2f, जब 2f पे ऑब्जेक्ट या c कहते हैं इसे मिरर के केस में, तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है? मैग्नीट्यूड की बात कर लीजिए, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है बेटा, सेम साइज की इमेज बनती है। तो ये देखिए यहां पे दिखाया हुआ है 2f पे मैग्निफिकेशन 1 दिखाया हुआ है, ये दिख रहा है आपको? ऑब्वियसली ये वाला पहले तो पहले वाले से ही आ गया था, बट और करेक्ट करने के लिए हमने एक बार और चेक कर लिया कि भाई क्या हम कर सकते हैं। और समझ में आ गया? तो डी आंसर इसका करेक्ट है। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था, कॉमन सेंस का, रे डायग्राम जो आपने किए होते हैं उन पे बेस्ड। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिए ऑप्टिक्स में एक चीज का आप ध्यान जरूर रखें। ऑप्टिक्स के वैसे तो फिजिक्स में होता है, अगर आप क्वेश्चन को विजुअलाइज कर लेते हैं, अगर आपको समझ में आता क्या हो क्या रहा है, डायग्राम कैसा बन रहा है, तो वो क्वेश्चन आधा तो आपने वैसे ही सॉल्व कर लिया। हाँ, अगर आपको यही समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज बना क्या रही है, आपके पिक्चर बन रही दिमाग में कि नहीं बन रही है, तो फिर कहां से क्वेश्चन होगा? तो a light ray enters a solid glass sphere of refractive index mu is equal to √3 at an angle of incidence 60 degree. Okay, the ray is both reflected and refracted at the farther surface of the sphere. Okay, the angle between the reflected and refracted ray at this surface is okay. एकदम से पढ़ के बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप डायग्राम बनाना शुरू करते हैं तो ये हमने बेटा एक, ओहो स्पेयर बन जा भाई, ये बन गया हमारा स्पेयर। चलिए इस पे हम एक हाँ जी लाइन खींच देते हैं। वैसे तो आप कहीं पे भी एंगल बना सकते हैं, लेकिन बेटर होता है कि इसी पॉइंट पे हम इंसिडेंट रे को ले लें। अब मैंने क्या किया बेटा, ये मान लीजिए मैंने एक इंसिडेंट रे ले लिया, ये मेरी इंसिडेंट रे हो गई, फाइन। और आपसे कहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 60 डिग्री है, यानी ये वाला एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री। बहुत बढ़िया है। अब ये आगे जाके कहीं बेंड हो जाएगी ऐसे करके, और ये दूसरी सरफेस पे जाएगी बेंड होके, ये ले चलेगी। ब्लैक कलर से दिखा दी, अच्छा इसको डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं। ये गई आपकी रिफ्रैक्टेड रे, यहां चलेगी, ठीक है जी। हाँ, रेड वाली एंटर करिए, उसके बाद मैंने ग्रीन कलर से दिखाया ताकि आप उसे डिफरेंशिएट कर पाए। बहुत बढ़िया। अब ये अगर आप देखें तो ये आपका एंगल आर होता है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बेटा यहां पे आपका सेंटर होगा, फाइन, बहुत बढ़िया। अगर सेंटर यहां पे है तो ये आपकी नॉर्मल जा रही होगी, और ये नॉर्मल है तो ये वाला एंगल भी आर होगा। बस देखिए आंसर आ गया मेरे पास आप लोगों का, बहुत बढ़िया बेटा। अब यहां से जब ये रे बाहर निकल रही होगी तो ये वाला एंगल क्या हो गया होगा, सेम आई 60 डिग्री, ये आपका √3 है। ये समझ में आ रहा है? और इस पॉइंट पर आपने कहा कि सर ये रिफ्लेक्ट हो गया इस डायरेक्शन में, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये इमर्जेंट रे, ठीक है। तो अब समझिए, आपको बताना है ये वाला एंगल कितना है, दिस एंगल। हाँ जी, ये वाली रिफ्लेक्टेड है और ये जो रिफ्लेक्ट होके बाहर निकली, बिल्कुल सही आंसर है बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैसे? आपको सिर्फ आर की वैल्यू निकालनी है, और आर की वैल्यू कैसे निकलेगी? आप कहेंगे sin 60 इज इक्वल टू √3 sin r, और यहां से आपके r की वैल्यू आ जाएगी
साइन आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, चलिए 1/2 यानी आर आपका आ गया 30 डिग्री। फाइन। अब अगर आप देखें ये वाली जो लाइन है इसमें ये एंगल 60 है और ये वाला एंगल 30 है, तो ये मिलके 90 डिग्री हो गया और यही आपका आंसर है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन में ये देखिए मेंशन किया गया यहाँ डिग्री में, अगर रेडियन किया गया होता तो फिर π/2 आपको डालना पड़ता। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर 90 होगा, अदरवाइज ये कुछ और। तो अगर आपने रे डायग्राम बना लिया तो ऑप्टिक्स का क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है जी, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन इज 100 सेंटीमीटर। A lens can produce real image of the object on the screen for two different position। अच्छा, ये तो वो डिस्प्लेसमेंट, हाँ वो एक्सपेरिमेंट किया था ना, एक ऑब्जेक्ट और स्क्रीन को फिक्स कर दिया था, बिल्कुल उसी पे बेस्ड है। तो ऑन द स्क्रीन फॉर टू डिफरेंट पोजीशन बिटवीन द स्क्रीन एंड द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस इज 40 सेंटीमीटर। If the power of the lens is close to n/100 diopter, where n is an integer, the value of n is okay। तो भाई अगर आपको याद हो तो हमारे पास इस तरह से दो लेंस की पोजीशन थी और ये ऑब्जेक्ट था और यहां पर हमारे पास स्क्रीन था और इस स्क्रीन पे हमारे पास दो इमेजेस बन रही थी I1 एंड I2, अगर आपको याद हो। ठीक है, इसमें हमने आपको बताया था कि ये डिस्टेंस अगर आपका a है और ये डिस्टेंस आपका कैपिटल D है, तो एक रिलेशनशिप हमारे पास आई थी कि d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 4fd। ये अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन एक बार में हो रहा है। ये मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि ये बोर्ड में भी आया हुआ था। ठीक, अब यहां पर आपको d दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, ये रहा डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, ये 100 सेंटीमीटर दिया हुआ बेटा, तो ये आपका हो गया 100 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एफ इंटू डी, कितना दिया हुआ है 100। ओके, ये 100 आ गया। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करना देखिए बड़ा आसान सा है। पहले तो मैं 100 को काटूं और ये 0 0 कम कर दूं यहां से, तो ये मेरे पास आ गया 100 माइनस 16 इज इक्वल टू 4f एंड दैट इज f इज इक्वल टू 21 आ रहा है क्या? f इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, मेरा तो कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, हाँ f इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। वेरी गुड वेरी गुड। अब आपको 21 नहीं लिखना है, n पूछा भाई, n/100 डायोप्टर पावर पूछी है, पावर इज n/100, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी? पावर आपकी होती है 1 फोकल लेंथ इन मीटर, तो ये आपकी हो जाएगी 100/21। तो यहां से अगर आप n की वैल्यू देखें तो n आपका आ जाएगा 100 इंटू 100/21, ये आपका आंसर आना चाहिए। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 21 से 4 जा 84, ओके 7 14 बचा ना, 16 7 147 13 बचा, ये आपका अप्रोक्सीमेटली ये आ रहा है, आप एग्जैक्ट देख सकते हैं। मेरे हिसाब से तो 476 आंसर आ रहा है बेटा। ठीक है, यस, तो n की वैल्यू आपकी 476 आ गई और आपको यहां पे लिखना था 476। तो इसमें अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर इसे सॉल्व करना आसान नहीं होता, थोड़ा भारी हो जाता है, कैलकुलेशन टाइम ज्यादा लेता है। आंसर तो उससे भी आएगा, x और दो वेरिएबल लेके करेंगे ना, बिल्कुल आंसर उससे भी आएगा, लेकिन वो टाइम ज्यादा लेने लगता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा
ये फॉर्मूला, इस पे स्ट्रेट क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर साल मिलेगा, लेकिन ये इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा, a point like object is placed at a distance of 1 meter in front of convex lens, okay, of focal length 0.5 मीटर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया आपने, लेंस है, अच्छा 2f पे रख दिया, ओके, मिरर नहीं है, लेंस है, 2f पे रख दिया, ओके। अ प्लेन मिरर, अच्छा आप लाए मिरर को, is placed at a distance of 2 meter behind the lens, okay, very good. The position and nature of the final image formed by the system, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो जरा देखते हैं, सबसे पहले तो एक अपने पास ऐसे लाइन खींच लेते हैं भाई, इसी पे सारी चीजें चलेंगी हमारी, और इस पे सबसे पहले हम बना देते हैं एक ऑब्जेक्ट, और एक हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस, तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, और ये इसका 2f पोजीशन है। ये 2f मैंने डायरेक्टली लिख दी, आपको पता है बेटा ये f दिया हुआ है आपको, ये 0.5 मीटर है, और ऑब्जेक्ट जो रखा गया है वो आपका 1 मीटर पे रखा गया है। तो आप में से कोई भी मुझे बड़े आराम से बता सकता है कि इस ऑब्जेक्ट की, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहां बनने वाली है? हाँ बिल्कुल सही बात है, 2f पे ही बन जाएगी। तो देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट रहा, और हम इधर चले जाते हैं सेम डिस्टेंस पर, तो यहां से 1 मीटर के डिस्टेंस पर ही आपकी ये इमेज बन जाएगी। ब्लू कलर से आपको दिखा रहा हूं, ये मेरी इमेज बन गई, फाइन। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। ये इमेज जल्दीबाजी मत कीजिएगा, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, नहीं इतनी जल्दीबाजी मत कीजिए आंसर निकालने की बेटा। हाँ अभी ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए, यही तो क्वेश्चन में होता है, इसमें यही फंसाते हैं ये। अब उसने कहा कि बेटा यहां से 2 मीटर के डिस्टेंस पर, हाँ 2 मीटर के डिस्टेंस पर एक मिरर है, ये हमने एक मिरर दे दिया, प्लेन मिरर दिखाया इन्होंने, क्लियर है? अब जरा सी थोड़ा सा समझिए पहले इसको। चलिए मैं आपको यहां से रेज दिखा देता हूं बेटा, ये मेरे पास रेज गई, ये रेज जा रही है, यहां पे इमेज बनी, अब ये रेज आगे जा रही है ऐसे करके, ठीक है। अब ये रेज यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। आप में से कई लोगों ने कहा सर ये क्या बन गया, जस्ट अ मोमेंट, हाँ बेटा, हाँ चलिए चलिए मैं दिखाता हूं आपको। हाँ जी, ये रे गई थी, तो मैंने आपसे कहा एक रे ये जा रही, एक रे ये जा रही है, अब ये रिफ्लेक्ट होगी यहां से, ठीक, बिल्कुल सही बात है आपकी, यहां पे इमेज बन जाएगी, लेकिन ये फाइनल इमेज नहीं है बेटा, हाँ ये अभी भी इंटरमीडिएट इमेज है, ये फाइनल नहीं बनी, ये I2 कह रहा हूं इसे, ये I1 का, I2 से जो रेज आ रही हैं वो यहां पे आएंगी लेंस के पास, ठीक है, समझ में आया? तो अब अगर आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस 1 मीटर हो जाएगा, हाँ 1 मीटर। नाउ बस इसीलिए तो फंसाया था उसने, मैक्सिमम लोगों ने ये वाला आंसर दे दिया, और पहले तो भाई रियल नहीं हो सकती ना, ये भी तो सोचो, तो ये वाला आंसर दे दोगे तुम, लेकिन ये इमेज फाइनल इमेज नहीं है। अब देखिए जो रेज वापस आ रही है ना, उसके लिए U जो है, या ऐसे लिख लो, I2 इज ऑब्जेक्ट फॉर लेंस, वापस जब रेज रिफ्लेक्ट होंगी तो लेंस से पार करेंगे, ठीक है, ये 2f था ना, क्लियर? तो 1 मीटर आगे यहां बनी, ये 2 मीटर दिया हुआ था, तो ये 1 मीटर पीछे जाके बनेगी। अब u कितना हो गया बेटा, u कितना हो गया, ये रहा u, एंड नाउ दिस इज -3 मीटर। कितनों को ये बात समझ में आई, -3 मीटर? ये बढ़िया क्वेश्चन था, बिकॉज अब आपके पास रेज
इधर से आ रही हैं, तो आपकी ये साइड पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली साइड नेगेटिव। ठीक है, तो u इज -3 मीटर, फोकल लेंथ आपको गिवन है 0.5 मीटर। समझ में आ रहा है? ओके, फॉर्मूला लगाइए, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और हमें निकालना है v, तो 1/v इज इक्वल टू ओके 1/f यानी 1/0.5, और ये आपका आ जाएगा, इधर जाके प्लस होगा, और 1/-3, तो ये आपका आ जाएगा 2 माइनस 1/3। क्या कुछ ऐसा आ रहा है? चेक कीजिए। तो 1/v इज इक्वल टू 5/3। ध्यान से समझना बेटा, v इज इक्वल टू 3/5 एंड दैट इज 0.6 मीटर। मेरा तो ये आ रहा है। अब अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, बहुत ध्यान से देखिए। जो डिस्टेंसेस आपको बताए गए हैं ना, हाँ ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में जो भी डिस्टेंस आपको बताए गए हैं वो मिरर से लिए गए हैं, और आपका जो ये 0.6 मीटर आया है, ये किससे आया है? हाँ यहाँ पे, यहाँ कहीं पे आ रहा होगा 0.6 मीटर, यहाँ कहीं पे आ रहा होगा। समझ में आया? तो 0.6 मीटर यहाँ पे है, ये लेंस से डिस्टेंस है, और मिरर से जब आप निकालेंगे डिस्टेंस को तो आपको ये 2 मीटर और ऐड करना पड़ेगा। तो आपका आंसर आया 2.6 मीटर फ्रॉम द मिरर। एक तो ये कहानी है, ठीक है। तो योर फाइनल इमेज इज, ये बढ़िया क्वेश्चन था बेटा, पहली बार में तो सब लोग वो 1 वाला आंसर लिख देते हैं, 2.6 मीटर फ्रॉम मिरर। अब जरा सी सोचो, आपकी जो रेज हैं वो एक्चुअल में आके मीट कर रही होंगी यहां से। सपोज यहां इस पॉइंट से आप ले लो, यहां से रे ऐसे आ रही हैं, तो ये यहां कहीं पे मिल रही होंगी ना, इधर जाके। और वैसे भी लेंस के लिए आपका ये पॉजिटिव आया है, लेंस के लिए पॉजिटिव आने का मतलब आपकी इमेज रियल होना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बना? 2.6 मीटर फ्रॉम द मिरर एंड रियल इमेज। 2.6 मीटर फ्रॉम द मिरर एंड रियल इमेज। ठीक है जी, तो ये वाला आंसर बन रहा है। चेक कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब ये क्वेश्चन है टेलीस्कोप का। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप विद ट्यूब लेंथ 60 सेंटीमीटर। तो ट्यूब लेंथ दी हुई है और मैग्नीफाइंग पावर दी हुई है 5। m is equal to 5 and tube length is 60 सेंटीमीटर। ठीक है, what is the focal length of its eyepiece? अब देखिए, इसमें कहीं मेंशन नहीं किया गया कि d पे है या इंफिनिटी पे है। तो भाई मैंने आपसे क्या कहा था, जब आपको इस तरह से मेंशन ना किया जाए तो आप कहेंगे कि इंफिनिटी पे इमेज बन रही है टेलीस्कोप में, तो पक्का आप इंफिनिटी पे बनाएंगे। ठीक, तो आपकी जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा? हाँ, एक तो इंफिनिटी पे जब इमेज होती थी तो एफ आपका आ जाता था FO/FE। पक्का सोच लो। हाँ, FO/FE, ये आपको गिवन है 5, और लेंथ आपकी होती थी FO+FE, है ना? याद आया? इमेज एट इंफिनिटी, इमेज एट इंफिनिटी। वैसे भी आपको कहीं से ये नहीं पता चल रहा था कि U क्या आ रहा है, किस तरह से निकालेंगे, तो आप इंफिनिटी पे मान लेंगे। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो FO इज इक्वल टू 5FE आ गया। लेंथ आपकी दी हुई है 60, FE प्लस 5FE प्लस FE, तो FE आपका आ गया 10 सेंटीमीटर। हाँ जी, FE जो है वो 10 सेंटीमीटर आ गया, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो आप खुद देख लीजिए, 2 लाइन का फिर से आंसर है।
यस, दूसरी से तीसरी लाइन पे नहीं गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, यानी आपको मेंशन कर दिया डी पे इमेज है, ओके, फ्रॉम द आईपीस। द फोकल लेंथ ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव लेंस इज 1 सेंटीमीटर। एफओ गिवन है बेटा 1 सेंटीमीटर, ओके। इफ द मैग्निफिकेशन इज 100, मैग्निफिकेशन भी दे दिया 100, ओके, वेरी गुड। एंड ट्यूब लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, एल आपको दे दिया है 20 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस इज, ओके। तो अगर आपको याद हो इतनी चीजें देख के आप फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो आपका क्या था, m इज इक्वल टू एल बाय एफ ओ। अच्छा, यहां मैग्नीट्यूड ले रहा हूं क्योंकि माइनस प्लस वाली चीज दी नहीं हुई है उन्होंने कुछ, ठीक है ना। हाँ, एक्चुअल में ये मैग्निफिकेशन जो है ये -100 होना चाहिए था, बट आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए। तो और प्लस 1 प्लस डी बाई एफ ई, ये आपका फॉर्मूला होगा। क्लियर है? अरे याद करो, या तो मैंने कहा था वी नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई, या कहा था एल बाई एफ नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। हाँ, माइनस का साइन तो मतलब इन्वर्टेड इमेज बन रही ना, बिल्कुल सही बात है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बस वैल्यू पुट करनी है आपको। ये m कितना दिया हुआ है आपको, 100 दिया हुआ है। l कितना दिया हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा यूनिट्स का बेटा ध्यान रखना, कई बार इसमें बड़ी गड़बड़ हो जाती है। ट्यूब लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर, एफओ दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ओके। 1 प्लस डी आपका होता है 25 सेंटीमीटर, और यहां पे आपका आ जाएगा एफ। कुछ ऐसा बन रहा है बेटा, तो जरा देख ले सॉल्व करके क्या बनेगा। ये 20 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स, तो ये आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर बाय एफ ई इज इक्वल टू 5 माइनस 1, दैट इज 4, ओके। सो एफ ई इज इक्वल टू 25 बाय 4 एंड दैट इज 6.25 सेंटीमीटर, ये आ रहा है भाई। हाँ जी, 6.25 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ रहा है। एफ ई जो है दैट इज 6.25, 25 बाय 4। चेक कर लीजिए अपने एंड पे, चेक कर लीजिए। हाँ बेटा, कैलकुलेशन ऑब्वियसली आप लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं, तो कैलकुलेशन आपकी मुझसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग होगी। मैं तो कभी कभी कर लेता हूँ आप लोगों को जब क्वेश्चन कराने होते हैं, तो मैंने कौन से दिन के रोज के 200 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे ही है, अगेन जेईई मेंस 2020 का। A compound microscope consists of an objective lens of focal length 1 centimeter. वही क्वेश्चन तो नहीं है, अच्छा नहीं, अलग हो गया। FO is 1 centimeter. Eyepiece of focal length 5 centimeter. Okay, FE आपको दिया हुआ है 5 centimeter. ठीक है जी, with a separation of 10 centimeter. Okay, separation जो दिया हुआ है वो 10 centimeter दिया हुआ है। FO FE का सेपरेशन 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस एट विच, अच्छा, तो UO निकालना है आपको ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लेंस से। तो ये मैंने आपको बताया था, ये मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये मेरा आई पीस है, और यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये आपको U0 निकालना है। क्लियर? एट विच द स्ट्रेन इज मिनिमम, स्ट्रेन ऑन द आई इज मिनिमम, इसका मतलब इमेज कहां बन रही है। अब देखिए इंडिकेशन क्वेश्चन में यहीं से मिलते हैं आपको, जल्दी से बता दो इमेज कहां पे बन रही है। बिल्कुल सही बात है, इमेज एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट
फॉर आईपीस, हाँ ऑब्जेक्ट एक्चुअल में नहीं, ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस इज एट एफई। ये समझ में आया? हाँ, यहां पर आपका ये डिस्टेंस वीओ हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है। आपको ये डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर, ये आपका एफई है, और ये वाला डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो यहां से आपने वीओ कैलकुलेट कर लिया 5 सेंटीमीटर। ये बात कितनों को समझ में आ गई भाई? क्योंकि मुझे अपनी फाइनल इमेज इंफिनिटी पे चाहिए, यानी मेरा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? एफई पे। ऑब्जेक्ट तो अब है नहीं, तो यानी इस ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बन रही है वो एफई पे बन रही है, यानी वीओ क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर, 10 माइनस 5। और आपको एफओ पता है, तो आपने सीधे सीधे फॉर्मूला लगाया 1 बाय वीओ माइनस 1 बाय यूओ इज इक्वल टू 1 बाय एफओ। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब भाई इस पे वैल्यू डाल देते हैं। वीओ कितना है? 1 बाय 5 माइनस 1 बाय यूओ इज इक्वल टू 1 बाय 1। तो यहां से 1 बाय यूओ जो आपका आ गया वो कितना आ गया? 1 बाय 5 माइनस 1। ओके, तो ये आपका आ गया -4/5। क्या ऐसा रहा है? तो यूओ आपका आ गया -5/4 सेंटीमीटर। ये आ रहा है बेटा। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन देख लें भाई, क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? यूओ ही तो निकालना था। हाँ, अच्छा, एन की वैल्यू निकालनी। ओके ओके, यूओ तो निकालना है लेकिन एन की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहां पे आप n/40 को रख देंगे 5/4। ऐसा आ रहा है? हाँ, क्योंकि वो डिस्टेंस का है ना उसने, इसलिए माइनस साइन की चिंता मत कीजिएगा। यस, तो यहां से जब आप n को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। 10 50 आ गया भाई। n इज 50। तो आपका जो आंसर था वो यहां पे आपको 50 लिखना था और आपको पूरे 4 नंबर मिल जाते। लेकिन हाँ, ये मैं ये नहीं कहूंगा टफ क्वेश्चन था, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना था। ये सीधे सीधे फॉर्मूले वाली चीज नहीं थी। यहां कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि इंफिनिटी पे इमेज कब बनी। इंफिनिटी पे इमेज बनाने के लिए आपको उसे ऑब्जेक्ट पे रखना था। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना था? फोकस पे। ठीक है, तो वो फोकस पे कौन इमेज बनाएगा? जो ऑब्जेक्टिव लेंस हो। क्लियर? यस, तो बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी नीड अ मैग्निफिकेशन ऑफ 375। ओके, मैग्निफिकेशन हमें गिवन है 375 from a compound microscope of tube length 150 मिलीमीटर। ओके, मिलीमीटर में दे दिया, तो L हमें गिवन है 150 मिलीमीटर और FO दिया हुआ है। ओके, FO दिया हुआ है 5 मिलीमीटर। वेरी गुड। द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस शुड बी क्लोज टू। ओहो, ये तो बड़ा आसान सा हो गया। लेकिन इसमें ये नहीं मेंशन किया इन्होंने कि आपकी जो इमेज है वो डी पे है या इंफिनिटी पे है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं जरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम ले लेते हैं इमेज एट डी। इमेज एट डी, ठीक है। तो यहां पे आप 375 इज इक्वल टू 150, फॉर्मूला लिखूं क्या? m इज इक्वल टू एल बाय एफ ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई। ये फॉर्मूला आएगा ना इमेज एट डी वाला। चलिए, तो 150/30, ये भी मिलीमीटर में था, ये भी मिलीमीटर में था।
1 + 25 सेंटीमीटर में था और यहाँ FE था, ये आ जाएगा। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका गया 5, ठीक है। ओके, 5 से क्या ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ रहा है 75। ओहो, ये मैं 30 कहां से लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी, 30 कहां से लिख दिया भाई, ये 5 है यार, ये 5 मिलीमीटर है, मैंने 30 का पता नहीं कहां से लिख दिया। ओके, ये तो 5 मिलीमीटर है, तो 5 से जब इसको कट किया तो ये 30 आ गया। अच्छा जी, अब 30 से इसे जब मैंने कट किया तो 30 से तो ये कटेगा नहीं भाई, तो चलो 15 से कट कर दें। 15 से ये 2 आया और 15 से ये गया आपका 25 आ गया। ओके, तो 25/2 इज इक्वल टू 1 + 25 सेंटीमीटर बाय FE, ये आया आपका। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 23/2 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर बाय FE, और यहां से आपके FE की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर इंटू 2/23, ये आ रहा है बेटा। क्लियर? तो इसको अगर आप देखें, नहीं जल्दीबाजी मत करना बेटा, देखो यूनिट में गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो बहुत टेढ़े मेढ़े दिए हुए इन्होंने। यहाँ 2 मिलीमीटर भी है, 12 मीटर भी है, 22 मिलीमीटर भी है और 33 मीटर भी है। हाँ, दो तो वैसे ही दिख रहा है कि वो आंसर नहीं होने चाहिए मीटर वाले, ठीक है। अब इसको जब आप देखोगे तो ये आपका आ जाएगा 50/23, तो 2 + 26, तो अप्रोक्सीमेटली 2.2 से थोड़ा कम आएगा, 2.2 सेंटीमीटर आएगा। तो ये 22 मिलीमीटर बन रहा है बेटा। है कोई 22 मिलीमीटर आंसर? हाँ, ए वाला है, ए वाला है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो जाता ना कि भाई सर आपने ये कैसे एज्यूम कर लिया कि इमेज एट डी। देखिए देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। इमेज एट इंफिनिटी पे अगर आप करते तो क्या होता? हाँ बेटा, मैग्निफिकेशन बहुत हाई दिया हुआ है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली, ठीक है। इमेज एट इंफिनिटी अगर आपने देखा तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपका आएगा m इज इक्वल टू L/FO, L/FO इंटू D/FE, यही तो था, चेक करो, ठीक है। वैल्यू डालो, 375 इज इक्वल टू, अब क्या आएगा, L आपका था 150 मिलीमीटर, FO आपका था 5 मिलीमीटर, D आपका 25 सेंटीमीटर, और यहां पे आपका आ गया FE। अब अगर आपने कट किया, ये कैंसिल हो गया, 5 से ये गया 30, ओके, ये आपका 2 और 25, और यहां से 25 से 25 आपने कट किया, तो ये आपका FE जो आया, ये कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया। अब यही उन्होंने गड़बड़ की थी, देखिए 2 मिलीमीटर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आपने 2 निकाला, खट से इसको टिक कर दिया। तो अगर आपने 2 सेंटीमीटर भी निकाल लिया तब भी ये 20 मिलीमीटर है, एंड विच इज वेरी क्लोज टू ए, ये रहा। आ गया समझ में? अब मेरी एक बात का ध्यान रख लीजिएगा, जब भी आपको टेलीस्कोप दिया जाए, हाँ एक मिनट रुकिएगा, टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप में अगर आपको मेंशन नहीं किया गया कि इमेज कहां बन रही, तो आप कहां बनाएंगे, इमेज एट इंफिनिटी, ठीक है, टेलीस्कोप की बात कर रहा हूं। और अगर आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नहीं दिया गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नहीं दिया गया कि इमेज कहां बन रही है, तो आप बनाएंगे इमेज एट डी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बेटा आपको क्लियरिटी जो है वो डी पे मिलती है, इंफिनिटी पे नहीं। और इस केस में आप चाहते हैं चीजें बड़ी हो जाएं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब भी टेलीस्कोप की बात आएगी और मेंशन नहीं किया हुआ है,
तो आप इमेज लेंगे इंफिनिटी पे, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप इमेज लेंगे डी पे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देयर इज अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट एट सम डेप्थ, ओके, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, refractive index 4/3 in a tank of large cross-sectional surface area, neglecting any reflection from the bottom and absorption by water, percentage of light that emerges out of the surface. Okay, तो ये TIR टाइप में कुछ क्वेश्चन बनेगा, एक बार इसको देख लेते हैं। मान लीजिए बेटा ये मुझे वाटर लेवल दिया हुआ है, फाइन। हाँ जी, यहाँ पे मैं आपको वाटर दिखा देता हूँ। ये हमारे पास वाटर है, अब किसी डेप्थ पर आपको एक सोर्स दिया हुआ है, इसका मतलब यहां से अलग अलग डायरेक्शन में आपको पता है लाइट निकल रही होगी, और एक पर्टिकुलर एंगल के लिए जो आपका क्रिटिकल एंगल होगा, यहां से लाइट इधर मूव कर जाएगी। फाइन। कुछ इस तरह से बेटा, ठीक है, ये हमारा क्रिटिकल एंगल है सी। अब अगर आप देखें तो ये हमने पहले भी बात की हुई है, हमारे पास यहां पर एक इस तरह से कोन सा बन रहा होगा, फाइन, और जिसका ये एंगल सी होगा। अब लाइट हमारी बाकी सब जगह से अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लाइट केवल इतने पोर्शन से बाहर आ रही है। ये मैं आपको येलो कलर से दिखा रहा हूं, ये ही लाइट बाहर आ रही है बेटा, यहां से लाइट बाहर आएगी। क्लियर है? तो आपको परसेंटेज निकालना है। अब ये क्वेश्चन जो है ये मैथ्स का ज्यादा है, फिजिक्स का कम है। फिजिक्स का तो एक ही चीज लगेगी, क्रिटिकल एंगल, है ना? हाँ, तो अब देखिए क्या होगा, अगर मैं एक ऐसे करके ना एक स्फीयर मान लूं, फ्लक्स आपने पढ़ा होगा, फ्लक्स में इस तरह की चीजें देखी होंगी। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास, ओहो स्फीयर बन जाए भाई, आज बनने को तैयार नहीं है। ओके, ये बन गया, ठीक है। अब यहां पर ये वो कोन आएगा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, ये लाइट आपकी बाहर निकल गई, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो एक्चुअल में ये आपका एक सॉलिड एंगल बन रहा है, ये सॉलिड एंगल का क्वेश्चन, ठीक। और अगर मैं इस एंगल को इस सिंबल से दिखाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि सिग्मा डिवाइडेड बाय 4 पाई, बिकॉज 4 पाई टोटल होता है, ये आपका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ लाइट कमिंग आउट। ये समझ में आया? फ्रैक्शन ऑफ लाइट कमिंग आउट इज सॉलिड एंगल, ये जो कोन से लाइट आ रही है प्लस जो लाइट सारी जगह इस तरह से जा रही होगी। तो बस आपको एंगल का रेशियो लेना था, ठीक है। अब देखिए इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपको सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट याद हो तो हमने आपसे कहा था कि अगर आपके पास कोई एंगल थीटा है, इस तरह से एक ये शीट है और आप इसको रोटेट कर दें तो आपके पास एक सॉलिड एंगल बनेगा, ठीक है। तो थीटा को रोटेट करने पे जो सॉलिड एंगल बनता है उसका फॉर्मूला था सिग्मा इज इक्वल टू
2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा ये हमारा सॉलिड एंगल का फॉर्मूला था, डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो टोटल फ्रैक्शन जो हमारा बाहर आया वो आया 1 माइनस कॉस थीटा बाय 4 पाई। कितनों को ये बात समझ में आ गई? हाँ जी। अब अगर आप देखें तो कॉस थीटा की जगह मेरा क्या है, सी। तो ये मेरे पास आ जाएगा फ्रैक्शन ऑफ लाइट कमिंग आउट इज 1 माइनस कॉस सी बाय, तो ये 2 है, बाय 2। ठीक है, 1 माइनस कॉस सी बाय 2। अब आपको कॉस सी निकालना है। अच्छा, कॉस सी निकाल सकते हैं क्या? देखिए, आपको रेडियस और आपको हाइट h पता है, आपको रेडियस और हाइट h पता है। नहीं गिवन है, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। तो यहां से आप सीधे सीधे निकालिए साइन c इज इक्वल टू 1 बाय n, और ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, हाँ 4/3, तो ऐसे हो जाएगा। तो साइन c इज इक्वल टू 3/4। ओहो, 3/4 साइन c आ गया। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, तो जल्दी से मुझे बता दो यार, कॉस सी क्या होगा? हाँ, बड़े आराम से ये तो कर सकते हो। हाँ, ये अच्छे क्वेश्चन में था, ये सबके बस की बात नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा भारी वाला नहीं था कि कुछ समझ ही ना आए। जिसको सॉलिड एंगल का पता है वो बड़े आराम से कर जाएगा। कॉस सी, ओके, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी से भी आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो कितना आ गया जल्दी से बता दो यार। ओके, √7/4 आ गया। चेक करो, √7/4, 16 माइनस, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब बस यहाँ पे फॉर्मूले में रख दीजिए 1 माइनस √7/4/2। तो ये आपका हो गया 4 माइनस √7/8। ये आपकी हो गई फ्रैक्शन ऑफ लाइट। फ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको परसेंटेज दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लेंगे। अब इसको अगर आप देखेंगे तो √7, हाँ जी √7, तो अगर आप देखें तो 2.6 का जो स्क्वायर होता है वो 6.76 होता है। ओके, तो ये आप लिख सकते हैं 2.65 के आसपास, और ये आपका जाएगा 1.35। देखिए अप्रोक्सीमेशन ऐसे होते हैं, 1.35/8। ठीक है, और ये आपका अप्रोक्सीमेटली 0.17 करीब आ जाएगा। और जब आप इसे परसेंटेज में लिखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका 17% कोई आंसर है? यही आपका आंसर है बेटा, 17% इसका आंसर। क्लियर? तो टोटल अगर आप देखें हमने 16 क्वेश्चंस किए, जिनमें से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो हाँ थोड़े से भारी थे, अदरवाइज सारे के सारे बड़े आसान से क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन बिल्कुल, इस क्वेश्चन को मैं ये नहीं कहूंगा कि ये हर बंदा कर लेगा। जिसको सॉलिड एंगल के बारे में समझ है और फॉर्मूला याद है, सबसे बड़ी चीज फॉर्मूला याद होना है, वो ही वहां पे कर पाएगा। ठीक है जी, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे। वेव ऑप्टिक्स से भी काफी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। एक्चुअल में ऑप्टिक्स से जनरली आपको 2 to 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 25 बड़े आराम से मिल जाते हैं बेटा, 3 क्वेश्चंस तक मिल जाते हैं। ठीक है, हाँ थोड़े बहुत डायमेंशन इधर उधर करके हो सकता है 4 भी मिल जाए, बट 3 तो मिल ही जाते हैं। 2 तो वैसे ही दिख रहे होते हैं ना यार, एक रे ऑप्टिक्स का आएगा, एक वेव ऑप्टिक्स का आएगा, 2 तो सीधे सीधे दिख रहे हैं। अब उसमें कई बार पोलराइजेशन का कई क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, हाँ इस तरह के क्वेश्चन वो वेव ऑप्टिक्स में मिल जाते हैं। ठीक है, एक तो वाईडीएसई हो ही गया, इसके उसके अलावा पोलराइजेशन है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो कुल मिला के 3 क्वेश्चन एक ही पेपर में मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट जो आपकी बातें होंगी वो होंगी वेव ऑप्टिक्स पे।